अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा वीक 2 है। वीक 2 में हम जाने से पहले वीक 1 को हम जल्दी से रीकैप कर लेते हैं। वीक 1 में हमने बेसिकली एरे लिस्ट के बारे में, फिर स्टैक के बारे में, क्यू और बिट एरे, इन 4 क्लासेस के बारे में डिटेल में पढ़ा था। इनकी एग्जांपल्स भी हमने देखी थी। ये कलेक्शन क्लासेस हैं। बेसिकली हमने कहा था 6 कलेक्शन क्लासेस हैं, तो 4 हमने पढ़ ली थी वीक 1 में, और आज वीक 2 में ये जिसकी रिमेनिंग 2 क्लासेस हैं, एक हैश टेबल है और दूसरी सॉर्टेड लिस्ट है, हम ये पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो हैश टेबल और सॉर्टेड लिस्ट है, ये थोड़ी सी अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं हैश टेबल की तरफ और सॉर्टेड लिस्ट। अगर आपको हैश टेबल समझ आ जाता है तो फिर आप ये समझें कि सॉर्टेड लिस्ट भी समझ आ गई, क्योंकि दोनों सेम नेचर की हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले हैश टेबल पे चलते हैं। हैश टेबल की क्लास के बारे में हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हैश टेबल जो है ये बेसिकली की वैल्यू के पेयर पे जो है बेस कर रहा होता है, ठीक है। हम जब भी किसी हैश टेबल में कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो उस वैल्यू के साथ उसकी की भी हम स्टोर करेंगे, और जब डेटा स्टोर करते हैं तो कोई इंडेक्स नंबर हम नहीं बताते कि किस इंडेक्स नंबर पे स्टोर करना है। जो इसकी की होती है उसी की पे, मतलब बेसिकली हम हैश कोड अप्लाई करते हैं और डेटा को स्टोर करते हैं, और बाद में हमें जब वो वैल्यू चाहिए होती है तो हमें वो की याद रखनी है। जब हमने वैल्यू स्टोर करते वो की दी थी, उसी की को हम इसको पास करेंगे हैश टेबल को, और वो हमें इस की के अगेंस्ट वैल्यू रिटर्न कर देंगे। अभी जो टर्म की यूज़ करते हैं ये यूनिक होनी चाहिए हैश टेबल के लिए, मतलब डुप्लीकेट की अलाउ नहीं करता। अगर हैश टेबल में मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ, उसको मैंने एक की दे दी, की किसी टाइप की भी हो सकती है, मसलन मैं इंटीजर भी दे सकता हूँ, फ्लोट, डबल, कुछ भी। अगर सपोज करें मैंने एक वैल्यू रखी है, किसी का नाम है हामिद, और उसको की दे दी है 5, ठीक है। तो मैं हामिद को ऐड करने के साथ की भी दूंगा, तो मैं कहूँगा 5 कॉमा हामिद, ठीक है। ये दो वैल्यू, मतलब एक वैल्यू और एक की। तो बाद में जब हामिद को एक्सेस करना है तो मुझे उसकी की देनी पड़ेगी, लाइक मैंने 5 पास करना है तो मुझे हामिद रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हैश टेबल में हम डेटा की वैल्यू के पेयर में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हैश टेबल है, कहता है कि जी हैश टेबल इज यूज्ड व्हेन यू नीड टू एक्सेस एलिमेंट बाय यूजिंग की। नेक्स्ट ये कहता है कि एंड यू कैन आइडेंटिफाई अ यूजफुल की वैल्यू। वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको वैल्यू की 5 याद रखनी है, ठीक है, तो आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ईच आइटम इन हैश टेबल हैज़ अ की वैल्यू पेयर, अगेन वही रिपीट हो रहा है। द की इज़ यूज टू एक्सेस आइटम इन द कलेक्शन। अब हैश टेबल ये कहता है कि अगर आपको की भूल गई है तो इसका मतलब ये है कि आप उस वैल्यू को खो बैठे, तो आपको की याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास एक ही तरीका है और वो है की, अगर हैश टेबल में से कोई वैल्यू हमने उठानी है तो। अच्छा, एक तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं काउंट, ठीक है, जैसे बाकियों में थी। बाकी इनको छोड़ देते हैं, ऊपर जो फिक्स साइज, रीड ओनली और आइटम को। एक हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड कीज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आई कलेक्शन टाइप की है। आई कलेक्शन हमने बताया था कि ये एक इंटरफेस होता है जब भी आई से स्टार्ट होता है, और कलेक्शन का मतलब है कि मजमुआ, मतलब सेट ऑफ वैल्यूज़ कह सकते हैं। तो कीज़ के अंदर अगर हैश टेबल में मैं देखूं तो डेटा मेरे पास की वैल्यू की शक्ल में स्टोर होता है, ठीक है। अगर मैंने किसी हैश टेबल में सपोज करें कोई 6 वैल्यू स्टोर की हुई हैं, तो इसका मतलब है हर वैल्यू के साथ की होगी, तो मेरे पास हैश टेबल में 6 कीज़ होंगी, मतलब जितनी वैल्यूज उतनी कीज़ होंगी, क्योंकि हमने कहा की वैल्यू के पेयर में होता है। तो अगर मुझे उस हैश टेबल में सिर्फ कीज़ सारी चाहिए, मैं कहता हूँ इस हैश टेबल में जितनी भी कीज़ हैं वो रिटर्न कर दो, तो आप हैश टेबल का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके थ्रू करके डॉट कीज़ करेंगे तो आपको सारी कीज़ रिटर्न कर देगा वो। अगर मुझे सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए उस हैश टेबल में से तो डॉट वैल्यूज़ कॉल कर लूँगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें कीज़ और वैल्यूज़ सेपरेटली देता है। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक की के अगेंस्ट वैल्यू चाहिए तो मैं वो की पास करूँगा और मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब हैश टेबल में थोड़े से, क्योंकि ये लिमिटेड फंक्शनैलिटी है तो इसलिए इसमें बड़े लिमिटेड से फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन जो हमने पहले भी पढ़ा था, ऐड, ठीक है, हमने एरे लिस्ट में भी पढ़ा था। इसका जो ऐड का फंक्शन है ये हमसे दो इनपुट लेता है, एक की और दूसरी वैल्यू।
दोनों की जो इनपुट टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। आप इसमें की में किसी भी टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं, मतलब आप इंटीजर चाहते हैं इंटीजर पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग चाहते हैं स्ट्रिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह वैल्यू में भी आप जो मर्जी टाइप का डेटा पास करना चाहें पास कर सकते हैं। अगेन इसकी अगर देखें तो ये वर्चुअल फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि आप इसको, इस जो आपकी हैश टेबल की क्लास है, इसको आप इनहेरिट कर सकते हैं और इनहेरिट करने के बाद इस ऐड के फंक्शन को उस चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर सकते हैं। ये आज हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन है क्लियर का, जो कि हैश टेबल की सारी वैल्यूज़ को अलॉन्ग विथ कीज़ रिमूव कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है कंटेन्स की। हमारे पास एरे लिस्ट में अगर याद हो या स्टैक और क्यू में, तो एक फंक्शन था कंटेन्स जो सर्च के लिए यूज़ किया जाता था कि जी उस एरे लिस्ट में या उस स्टैक या क्यू में वो वैल्यू मौजूद है कि नहीं। ये जो कंटेन्स की का फंक्शन है, यहाँ पर रिटर्न टाइप वही है जिस तरह उसकी थी बूलियन। अगर आपको हैश टेबल में सर्च करना है तो अब आप सोचेंगे कि मैंने क्या सर्च करना है, क्योंकि यहाँ की वैल्यू का पेयर है। तो अगर मैंने कोई की सर्च करनी है तो मैं कंटेन्स की का फंक्शन कॉल करूँगा, तो उस हैश टेबल के अंदर जितनी भी कीज़ हैं उनमें से ढूंढ के बताएगा कि ये की है क्या नहीं है। अगर आपने कोई वैल्यू ढूंढनी है तो कंटेन्स वैल्यू करेंगे, तो वो वैल्यूज़ की लिस्ट में से ढूंढ के आपको बताएगा, ठीक है। कंटेन्स का फंक्शन भी है एक, लेकिन वो जो कंटेन्स का फंक्शन है वो कंटेन्स की वाला काम ही करता है, ठीक है, वो की ढूंढ के लाता है आपको। इसी तरह एक फंक्शन है रिमूव। अगर आपको याद हो एरे लिस्ट में रिमूव का जो फंक्शन था वो दो वेरिएशन थी, एक रिमूव है एक रिमूव ऐड था। रिमूव आप उसको वैल्यू दे दें तो वो वैल्यू ढूंढ के रिमूव कर देता था, फर्स्ट अकरेंस उसकी। रिमूव ऐड इंडेक्स नंबर देते थे, वैल्यू रिमूव करता था। ये जो रिमूव का फंक्शन है ये कहता है मुझे की दो, मैं उस की को ढूंढूंगा, अगर मिल गई तो वैल्यू रिमूव कर दूंगा, नहीं मिलेगी तो चुप करके आ जाऊंगा वापस, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। हैश टेबल की क्लास का हमने ऑब्जेक्ट लिया, फिर हमने हैश टेबल के अंदर कुछ रैंडमली वैल्यू ऐड की। मसलन हैश टेबल में आप देखें ऐड के फंक्शन को मैंने यहाँ पर 001 एक स्ट्रिंग दिया, फिर कॉमा ज़ारा अली, मैंने एक नाम पास कर दिया स्ट्रिंग टाइप का। तो अब ये ज़ारा अली जो है ये वैल्यू है और 001 इसकी की है, क्योंकि ऐड के फंक्शन को जो फर्स्ट पैरामीटर देते हैं वो की होता है, कॉमा जो सेकंड होता है वो वैल्यू होता है। तो वो हैश टेबल जो है इसको की समझेगा, इसके वैल्यू समझेगा, ठीक है। डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं यूनिक दूंगा। तो अब मैंने 02 दी और फिर मैंने आबिदा रहमान किया, फिर 03 इसी तरह नॉम, 4 उसके अगेंस्ट, 5 उसके अगेंस्ट, 6 एंड 7। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं एक वैल्यू देख रहा हूँ नोहा अली, ठीक है। ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि ऊपर जो नाम है जो वैल्यूज़ हैं उनमें है या नहीं है। तो अगर नोहा अली देखो तो मेरी हैश टेबल में एज ए वैल्यू स्टोर हुआ है, तो हैश टेबल को मैं कहता हूँ डॉट कंटेन्स वैल्यू, ठीक है। तो ये मुझे ये नोहा अली को वैल्यूज़ में सर्च करके रिटर्न करेगा। अगर ये नोहा अली ऊपर लिस्ट में मौजूद है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस केस में तो नोहा अली नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो मैं एल्स में आ जाऊंगा और मैं नोहा अली को ऐड करके 008 का की दे दूंगा उसे। अगर मौजूद है तो ये ऑलरेडी में चला जाएगा, ठीक है। अब मैंने इस पूरी लेट्स सपोज ये हैश टेबल के अंदर जितने भी हैं इन सारों की कीज़ को प्रिंट करना है, सिर्फ कीज़ को प्रिंट करना है, मतलब 0 1 2 3 ये प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, मेरे पास एक तरीका है, मैं कहूँगा फॉर ईच VRK in ht डॉट कीज़ और यहाँ पर कंसोल राइट लाइन करूँगा k, तो सारी कीज़ को ये प्रिंट करके दे देगा मुझे। अच्छा ये तो इससे हम यहाँ पर मैंने इसको रोक लिया। अगर आप देखें 006, अब इस सीक्वेंस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें,
06, 07, 08, 03, 02, 4, 1, 5। ये कोई सीक्वेंस में इंडेक्स नंबर नहीं है कि पहले वैल्यू 01 थी तो वो पहले पे क्यों नहीं आई, क्योंकि डेटा बेसिकली हैश टेबल में स्टोर होता है, की के बेस पे हैश कोड जनरेट होता है, उसकी बेस पे स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए वो सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि किस सीक्वेंस में है, वो हैश कोड की बेस पे डेटा स्टोर करता है। तो ये सारी कीज प्रिंट होगी इन शॉर्ट। अच्छा, नेक्स्ट अब हम अगर वैल्यूज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जैसे हमने कीज प्रिंट की थी तो हम इसी तरह वैल्यूज भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो अगर मैं इसको कॉपी करके और के की जगह वी प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ वैल्यूज, तो आप ये समझे कि ये कीज हैं, ऑल कीज, ठीक है। अगर मैं कंसोल राइट करता हूँ इसको और कॉमा के साथ प्रिंट कर देता हूँ, या थोड़ी स्पेस देके प्रिंट कर दे, बल्कि कॉमा ठीक है, और इसके बाद कंसोल राइट लाइन करता हूँ और यहाँ जो है वैल्यू में प्रिंट करता हूँ ऑल वैल्यूज़, ठीक है। इनको भी कंसोल राइट करता हूँ लाइन की बजाय, और इनमें भी स्पेस और कॉमा दे देता हूँ। तो बेसिकली आगे मैं मेरे ख्याल में ना इसको स्टॉप कर दूँ ताकि नेक्स्ट ना प्रिंट हो, कंफ्यूज ना हो। अब ये सारी कीज़ हैं 06, 7, 8, 3, 2, 4, 1, 5 और ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। आतिफ, अब हमें ये नहीं पता चला कि जी फ़र्ज़ करो आबिदा रहमान की कौन सी है, ठीक है, मौज़म, ठीक है, और इसी तरह मौज़म, बेनज़ीर नूर, ज़ारा अली, ठीक है, इनकी कीज़ क्या हैं, ये हमें ऐसे नहीं पता चलता। ये तो हमने अलग-अलग प्रिंट किए, वैल्यूज़ को अलग प्रिंट किया, कीज़ को अलग प्रिंट किया। अगर लेट्स सपोज मैं कहूँ कि मुझे की पता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाह रहा हूँ वैल्यू अगेंस्ट की, सपोज करें मैं करता हूँ कंसोल राइट लाइन और मैं यहाँ पर लिखता हूँ HT स्क्वायर ब्रैकेट में 008। अब 008, हालांकि आपने हैश टेबल को देखें, अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखें तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो स्क्वायर ब्रैकेट तो एरे को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर जो हम वैल्यू देते हैं तो वो तो हमेशा इंडेक्स नंबर होती है, ठीक है, एरे के केस में, और वो इंडेक्स नंबर हमेशा इंटीजर होता है 0, 1, 2, 3। अब मैंने हैश टेबल को डबल कोट्स में 008 मीन्स के स्ट्रिंग पास किया, तो कभी स्क्वायर ब्रैकेट में स्ट्रिंग एज इंडेक्स तो पास नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि HT एक सिंपल एरे नहीं है, बल्कि HT यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हैश टेबल है और हैश टेबल कहता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे की एज ए इंडेक्स पास करो। अब की क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो आप इसमें किसी टाइप पे भी डेटा पास कर सकते हैं, जिस टाइप का मैंने स्टोर किया था ऊपर वो मैंने स्ट्रिंग रखा, तो इसलिए मैं यहाँ स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। अब 008 जब इसको पास होगा तो 008 इंडेक्स नंबर नहीं है बल्कि 008 की है। अब इस की के अगेंस्ट ये मुझे वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब 008 के अगेंस्ट नोहा अली हमने स्टोर किया था, तो देखते हैं ये रिटर्न करता है कि नहीं करता। तो ये देखिए इसने नोहा अली रिटर्न कर दिया। अच्छा, अगर मैं इसको दे दूं 002 दे दूं, तो 002 के अगेंस्ट हमने स्टोर किया था आबिदा रहमान, तो ये हमें आबिदा रहमान, मतलब मैं जो भी की दे दूंगा उसकी वैल्यू ले आएगा। अब मुझे अगर की और वैल्यू इकट्ठी प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं जितनी भी कीज़ हैं, ठीक है, उनको आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं HT डॉट कीज़, जिस तरह मैंने ऊपर लिखा था प्रिंट करने के लिए, या आपने सारी कीज़ को जिस तरह पहले हमने प्रिंट करने के लिए अलग से ले लिया था, मैंने एक वेरिएबल में ले लिया है, ठीक है, कीज़ के नाम से, और उसको आई कलेक्शन टाइप का ले लिया, या VR ले लें, या आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और फिर क्योंकि स्ट्रिंग टाइप की है तो मैंने उस पर फॉर ईच का लूप अप्लाई किया, तो के में की आ जाएगी, जिस तरह हमने के को भी 1 बाय 1 प्रिंट किया ऊपर। अगर हमने के को भी प्रिंट करना है साथ उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करना है, तो वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से पास करते थे, मैंने यहाँ फिक्स किया है। अब यहाँ पर HT को मैंने कहा है कि HT ऑफ के, अब के में जो भी की होगी ना जो यहाँ से आएगी, ठीक है, मसलन अब मैं जब लूप करूँगा तो पहली दफ़ा 001 आएगा, तो ये 001 की वैल्यू को प्रिंट करेगा, और के जो है वो 001 को प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर की प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो एक दफ़ा हम देख लेते हैं इसको। अब ये देखें, ये तो पुराना था की अगेंस्ट वैल्यू यहाँ तक। अब देखें ये नेक्स्ट में 006 है, ये की प्रिंट हुई, आगे इसकी वैल्यू,
007 की प्रिंट हुई वैल्यू, ठीक है। जो कीज़ आपकी ऊपर अलग-अलग वैल्यूज़ के अलग और कीज़ अलग प्रिंट हो रही थी, अब हमने इकट्ठे की वैल्यू के अगेंस्ट कर दी है प्रिंट। अब सपोज़ करें इसमें 003 जोन सी है की, ये एग्जिस्ट कर रही है और मैं जानबूझ के यहाँ पर ये पहले जो प्रिंट हुआ है इसके, ये जो 003 है ये वाली, इसको मैं यहाँ जानबूझ के दोबारा ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ ht.add 003 और इसको कह देता हूँ समीर अहमद, ठीक है। अब मैं जानबूझ के 003 की दोबारा दे रहा हूँ जो मौजूद है, समीर अहमद नहीं है लेकिन की मौजूद है, तो ये इस पर एरर दे देगा क्योंकि की जोन सी है वो यूनिक होनी चाहिए। और ये यही कह रहा है कि जी आइटम हैज़ ऑलरेडी बीन एडिड की इन डिक्शनरी 003, ठीक है, और ये नहीं ऐड कर सकते आप। अगर मैं यहाँ कंडीशन लगा दूँ इफ ht डॉट कंटेन्स की 003, तो मैं कहता हूँ कि जी 003 की ऑलरेडी असाइंड एल्स, ठीक है। तो अब एटलीस्ट ये होगा कि वो 003 जो है, अच्छा एरर है वो हमने ब्रैकेट मिस कर दिए। अब ये बता रहा है कि जी जब यहाँ हमने जहाँ पर वो किया था वो ये बता रहा है कि 003 की ऑलरेडी एग्जिस्ट असाइंड, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास की तरफ, और वो है हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट। सॉर्टेड लिस्ट भी की वैल्यू पेयर पे ही बिलीव करता है जिस तरह हैश टेबल था, लेकिन हैश टेबल में बड़ी लिमिटेड सी फंक्शनैलिटी थी। मसलन मैं कहूँ कि यार मुझे की भूल गई है, अब मुझे वैल्यू चाहिए, तो सॉर्टेड लिस्ट कहता है कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, डेटा है की वैल्यू की फॉर्म में जैसे हैश टेबल में था, ठीक है, और वो कहता है कि जी उसको हम करते हैं आर सॉर्टेड, क्योंकि नाम ही सॉर्टेड है, बाय द कीज़ के बेस पे सॉर्ट होता है, एंड आर एक्सेसिबल बाय की, जो कि हैश टेबल में था कि आप की देते थे तब वैल्यू आप ले सकते थे, एंड बाय इंडेक्स। इसका मतलब है कि ये कहता है अगर आप की से एक्सेस करना चाहें वैल्यू को तो की से एक्सेस कर लें, आप इंडेक्स से एक्सेस करना चाहें तो इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बाय इंडेक्स से एक्सेस करने का हमने एरे लिस्ट में ये कंसेप्ट देखा था, लेकिन सॉर्टेड लिस्ट भी हमें ये फीचर देता है। तो अब अगर हम सॉर्टेड लिस्ट को कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि सॉर्टेड लिस्ट है तो हैश टेबल, लेकिन बाय फंक्शनैलिटी ये हैश टेबल भी है, ठीक है, और ये एरे लिस्ट भी है। तो अगर नीचे देखें तो ये यही बता रहा है, कहता है सॉर्टेड लिस्ट इज अ कम्बिनेशन ऑफ एन एरे एंड हैश टेबल, ठीक है, एरे लिस्ट का। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एरे लिस्ट की भी सारी खूबियाँ नज़र आएंगी और हैश टेबल वाली भी। इट कंटेन्स लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग की, इट मीन्स इट इज़ लाइक अ हैश टेबल और एन इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि ये एरे लिस्ट की तरह भी काम कर सकता है। इफ़ यू एक्सेस आइटम यूजिंग इंडेक्स इट इज़ एन एरे लिस्ट, वही वाली बात हुई जो भी हम कह रहे थे, ठीक है, मतलब इंडेक्स नंबर की ऑप्शन है इसमें, तो इसका मतलब ये है कि ये एरे लिस्ट के तौर पर भी ट्रीट हो सकती है। एंड इफ़ यू एक्सेस आइटम्स यूजिंग अ की देन इट इज़ अ हैश टेबल। और नेक्स्ट ये कह रहा है कि जी वैल्यूज़ की बेस पे ये सॉर्टेड होती है। इनमें अब क्योंकि एरे लिस्ट की भी प्रॉपर्टी इसमें आ गई हैं ये खूबियाँ, तो इसमें एक प्रॉपर्टी आ गई कैपेसिटी की जो एरे लिस्ट की थी, काउंट, फिक्स साइज रीड ओनली को छोड़ दें बेशक, इसमें कीज़ और वैल्यू जो हैश टेबल में थी वही एग्जैक्टली इसमें भी हैं। इसमें जो फंक्शंस है एग्जैक्टली उसी तरह का ऐड का फंक्शन है जो कि हैश टेबल में था। इसमें क्लियर का फंक्शन है,
कंटेन्स की का फंक्शन है, कंटेन्स वैल्यू का फंक्शन है, ये सारे हैश टेबल वाले एग्जैक्टली वही हैं। अब हमारे पास एक फंक्शन है जो उसमें नहीं था, गेट बाय इंडेक्स। अगर मुझे कोई वैल्यू है तो है, मुझे इसकी की नहीं पता, उसकी पोजीशन पता, मैं कहता हूँ वो जो 7th नंबर पे पड़ी है वो वैल्यू मुझे दे दो। हैश टेबल कहता है नहीं 7 नंबर नहीं, की बताओ, ठीक है। लेकिन ये आपको कहता है कि जी आप इंडेक्स नंबर याद है आपको, तो वो इंडेक्स नंबर मुझे दे दो, मैं उसकी वैल्यू रिटर्न कर दूंगा आपको। तो यहाँ पर एक फंक्शन है गेट बाय इंडेक्स, तो ये कहता है कि आप मुझे इंडेक्स नंबर दें, उसके अगेंस्ट वैल्यू ले लें। ये एरे लिस्ट ऐसे करता था। नेक्स्ट एक फंक्शन है गेट की। अगर आप कहते हो यार वो जो 7th नंबर पे, मतलब इंडेक्स, इस फंक्शन को अगर आप खास कर इंडेक्स नंबर पास करते हैं तो वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आपको उस इंडेक्स नंबर के ऊपर की भी चाहिए तो आप गेट की का फंक्शन दे सकते हैं। तो गेट बाय इंडेक्स जो है वो वैल्यू देगा, गेट की जो है वो वैल्यू रिटर्न करेगा। दोनों केस में इंडेक्स नंबर आप उसे देंगे। गेट की लिस्ट, अगर आपको सारी कीज चाहिए तो वैसे डॉट कीज से भी आप एक्सेस कर सकते हैं और गेट की लिस्ट से भी कर सकते हैं। गेट वैल्यू लिस्ट वैल्यूज रिटर्न करेगा जिस तरह डॉट वैल्यूज हैं। एक फंक्शन है इंडेक्स ऑफ की। अब मुझे की पता है, मैं कहता हूँ कि जी मैंने नोहा अली स्टोर किया था 008 की के साथ। अब मैं कहता हूँ इस की मुझे इंडेक्स नंबर बताओ, मतलब ये की किस जगह पड़ी हुई है, किस सीक्वेंस में पड़ी है। तो मैं इस इंडेक्स ऑफ के फंक्शन को की पास करूँगा तो वो मुझे बताएगा कि की किस इंडेक्स नंबर पे है, 0 इंडेक्स पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे, ठीक है। इंडेक्स ऑफ वैल्यू, तो यहाँ से मुझे अगर वैल्यू के इंडेक्स नंबर पता करें तो इसमें इसी तरह रिमूव का फंक्शन है, आप की दें तो वो रिमूव कर देगा। हैश टेबल में ये था, रिमूव ऐड नहीं था हैश टेबल में। आप इंडेक्स नंबर, क्योंकि अब इंडेक्स का कंसेप्ट है तो आप इंडेक्स नंबर से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमने अब एक सॉर्टेड लिस्ट की क्लास का ऑब्जेक्ट लिया है SL। जैसे हैश टेबल में हमने डेटा ऐड किया था एग्जैक्टली उसी तरह हमने कीज़ के साथ वैल्यू ऐड किया है। क्योंकि हमने कहा है सॉर्टेड लिस्ट जो है ये कम्बिनेशन है हैश टेबल का एंड एरे लिस्ट का, तो हैश टेबल के सारे फंक्शंस यहाँ एप्लीकेबल हैं। तो हमने हैश टेबल वाला ही प्रोग्राम एग्जैक्टली वही सॉर्टेड लिस्ट के साथ इम्प्लीमेंट किया, कंटेन्स वैल्यूज़ का और फिर नोहा लिए, फिर उसी के कीज़ के साथ हमने वैल्यूज़ प्रिंट कर दी। एक हमने जो एक्स्ट्रा फंक्शन जो उसमें नहीं था रिमूव ऐड, ये हमने इंडेक्स नंबर दिया, इस इंडेक्स नंबर 3 पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो की वैल्यू वो दोनों को रिमूव कर देगा और उसके बाद दोबारा हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। जब पहले हम ज़रा इस एग्जांपल को रन करके देख लें ये करता क्या है, ठीक है, फिर हम आगे आते हैं। एक मिनट इसके अंदर ना थोड़ी सी हम लेबलिंग कर दें ताकि हमें समझ आ जाए। ये जो प्रिंट कर रहा है ये है जी मेरी सॉर्टेड लिस्ट और ये है sorted list after removing from index 3। अच्छा ये देखें, ये मेरी sorted list है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्योंकि हमने sorted list के बारे में कहा था कि डेटा की से सॉर्ट हुआ होता है, तो अब ये देखें इसमें की से सॉर्ट हुआ है। अगर मैं इंडेक्स नंबर 3 पे देखूं तो इंडेक्स नंबर 3 पे मौज़म बेनज़ीर नूर पड़ा हुआ है, वो रिमूव हो चुका है, ठीक है, इंडेक्स नंबर 3 जो दिया था, सही है। अगर लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे इंडेक्स नंबर 3 पे वैल्यू क्या पड़ी है, वैल्यू एट इंडेक्स 3 इज़, तो मैं उसको सपोज कॉन्कैट कर लेता हूँ SL डॉट, इसमें है जी गेट बाय इंडेक्स नंबर 3, जिस तरह हम की से करते थे यहाँ गेट बाय इंडेक्स है, ठीक है। और मैं यहाँ पर रोक देता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए ताकि हमें पता चले कि गेट बाय इंडेक्स, अब गेट बाय इंडेक्स का मतलब ये इंडेक्स नंबर 3 पे क्या पड़ा हुआ है, तो ये इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इंडेक्स नंबर 3 पे पड़ा हुआ है मौसम बेनज़ीर नूर, ठीक है। तो इसका मतलब है इंडेक्स नंबर 3 पे जो पड़ा हुआ है वो
वैल्यू हमें मिल गई है। अगर हम इंडेक्स नंबर 3 को कहते हैं कि जी की क्या पड़ी है, तो गेट की है हमारे पास, तो हम कहेंगे कि जी इस इंडेक्स नंबर 3 पे जो की है वो क्या है, तो ये हमें बताएगा कि इसकी की 004 है और ये मौसम बेनज़ीर नूर है। ठीक है, अब हमारे पास एक फंक्शन है रिमूव एट, जो कि इंडेक्स नंबर लेता है, रिमूव करता है, और एक हमारे पास फंक्शन है डॉट रिमूव। रिमूव कहता है मुझे की दे दो, मैं रिमूव कर दूँगा। मसलन मैंने इसको दे दिया 008, तो 008 की वैल्यूज़ को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें ये जो की, ये मैंने एक तो 008 रिमूव की है बाई की, और एक 004 जो वो इंडेक्स नंबर से रिमूव की है, तो अब इसमें दोनों आपको नज़र नहीं आएंगी। इसी तरह इसके बाकी फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सॉर्टेड लिस्ट और हैश टेबल सेम है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा ना आगे पीछे भी कर लेते हैं। मसलन ये 12 कर देते हैं, ये 102 कर देते हैं, 105 कर देते हैं। अच्छा, अब ये देखें जब प्रिंट हो रहा है तो ठीक है, ये 102 हमने जब ऐड किया था तो वो 001 के बाद किया था, तो ये सॉर्ट कर रहा है। ठीक है, की के बेस पे हमने पढ़ा था ना ये शुरू में थ्योरी में, तो और साथ ही इसका नाम भी सॉर्टेड लिस्ट है, तो ये उस सीक्वेंस में प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये होगी टोटल हमारी जो कलेक्शन क्लासेस थे उनके बारे में। अब हम आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो ऑलरेडी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टर्मिनोलॉजी में पढ़ चुके हैं, लेकिन जितने भी आपको मैं क्लासेस के फंक्शंस अभी आपको गिनवा रहा हूँ, जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे वर्चुअल हैं। उनके वर्चुअल होने का फ़ायदा क्या है? एक तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि हैश टेबल और सॉर्टेड लिस्ट क्या होती हैं। अब हम अगले जो हमारा आज का है उसमें हम इनहेरिटेंस को देखते हैं। ठीक है, जो कलेक्शन क्लासेस हैं उनसे हम अपनी क्लासेस कैसे बनाते हैं। मसलन ये एरे लिस्ट की क्लास थी, फिर स्टैक और क्यू। बिट एरे को हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो सील्ड क्लास है, और फिर हैश टेबल और सॉर्टेड लिस्ट है। एरे लिस्ट की क्लास जैसी क्लास हम खुद बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इनहेरिटेंस की तरफ। इनहेरिटेंस से वैसे आप वाकिफ़ हैं, ठीक है, कि सी शार्प में बेसिकली इनहेरिटेंस ओवरऑल, वैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की पॉलिसी में इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि आप एक क्लास बना रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास, मतलब पहले से क्लास मौजूद है और उस जैसी क्लास बनानी है, तो हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। सी शार्प की जो लैंग्वेज है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, सबसे पहले अब हम चलते हैं एरे लिस्ट की क्लास की तरफ। अगर आपने एरे लिस्ट की क्लास से कोई क्लास इनहेरिट करनी है, ठीक है, तो आप अपनी क्लास का नाम, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है क्लास माई अरे लिस्ट, ये मैं एक अपनी बना रहा हूँ एरे लिस्ट की क्लास, उसका नाम मैंने माई अरे लिस्ट रख दिया, और कॉलन का यूज़ करते हैं। आपका सिंटैक्स जो होता है वो कॉलन, और फिर जो आपकी पेरेंट क्लास है उसका नाम, मतलब एरे लिस्ट की क्लास जो ऑलरेडी हमारे पास है सिस्टम डॉट कलेक्शंस में, इसको हमने एज ए पेरेंट यूज़ किया है, और माई एरे लिस्ट को इसकी चाइल्ड। तो अब हमने एक क्लास इनहेरिट की है जिसका नाम है माई एरे लिस्ट, और किससे इनहेरिट की है? एरे लिस्ट की क्लास से। ठीक है, तब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले क्लास बनाते हैं जिसका नाम है माई एरे लिस्ट। अगर मैं इस क्लास के अंदर देखूं तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं कि इस क्लास को खाली क्लास बना देता हूं। मतलब मैंने एक नई क्लास बनाई है, एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये माई एरे लिस्ट की क्लास एम्प्टी क्लास है, लेकिन क्योंकि ये एक एग्जिस्टिंग क्लास है एरे लिस्ट, ये उससे इनहेरिट कर रही है, तो इसलिए इस एरे लिस्ट के अंदर जितने भी फंक्शन थे, जिसमें ऐड था, रिमूव था, कंटेन्स था, काउंट, कैपेसिटी, वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, कुछ भी मेंशन ना करने से मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो क्लास है ये इस जैसी बन गई है। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। हमने एक एग्जाम्पल अब लेनी है, ये हमने पहले लास्ट वीक में पढ़ा था एरे लिस्ट का। ठीक है, आज हम ये एग्जाम्पल थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं और हम इसको करते हैं माई एरे लिस्ट की क्लास, जो अभी मैंने बनाई है, ये वाली मैंने इसकी क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अभी जो माई एरे लिस्ट है ये मेरी है। ठीक है, मैंने इसके अंदर कोई फंक्शन अभी नहीं बनाया, अगर आप देखें खाली है बिल्कुल। ठीक है,
इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और एग्जैक्टली वही वाला कोड है अरे लिस्ट में, कैपेसिटी, काउंट, ऐड, ठीक है, ये वैल्यूज़ मैंने ऐड की है। फिर इसके बाद मैंने कैपेसिटी, काउंट चेक किया, फिर इन सारी वैल्यूज़ को मैंने प्रिंट किया, फिर सॉर्ट किया, एग्जैक्टली वही है। देखते हैं ये चलते हैं कि नहीं चलते। तो ये एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो पहले भी अरे लिस्ट की। अब हमें क्या ज़रूरत है कि जब हमारे पास अरे लिस्ट है तो फिर हम माई अरे लिस्ट की क्लास क्यों बना रहे हैं। अब अरे लिस्ट की क्लास का एक लेट्स सपोज, वैसे तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं कहता हूँ अरे लिस्ट की क्लास जो है उसके अंदर ऐड का फंक्शन है, उसको मैं जितनी मरतबा वैल्यू देता हूँ वो बार बार ऐड कर देता है। मसलन देखिए मैंने 45 दिया, ऐड कर दिया, 78, 23, फिर 33, फिर 56, फिर मैंने 23 दिया, फिर ऐड हो गया। मैं चाह रहा था कि यार 23 ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो फिर क्यों बार बार ऐड हो। 12, 78 फिर ऐड कर दिया, 23, 78, मतलब आपकी रिपीटेड वैल्यू भी ऐड का फंक्शन एक्सेप्ट करता जा रहा है, क्योंकि ऐड ने ये नहीं कहना कि भाई ये डुप्लीकेट है तो सॉरी जी मैं नहीं करता। ऐड कहता है बस जो दोगे मैं ऐड कर दूँ, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो एरे लिस्ट है, जब मैं इसके अंदर 45 ऐड करता हूँ ये, तो ये ऐड करने से पहले एरे लिस्ट में देख ले कि 45 जो है वो मौजूद है कि नहीं है। अगर मौजूद है तो ऐड ना करें, अगर मौजूद नहीं है तो ऐड कर दो। अब ये जो ऐड का फंक्शन है इसके अंदर की लॉजिक मुझे चेंज करनी पड़ेगी। अगर ये एरे लिस्ट की क्लास का ऐड का फंक्शन है मैं उसमें चेंज नहीं कर सकता, उसका कोड ही नहीं है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, मैंने अपनी एक क्लास बनाई माई एरे लिस्ट। अब इसके अंदर ये ऐड का फंक्शन को मैं अगेन रीराइट कर सकता हूँ। अब रीराइट करूँगा तो मुझे पुराना कोड चाहिए होगा, उसके अंदर एक इफ़ की कंडीशन लगा दूंगा जहाँ वो ऐड कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो पुराना कोड भी नहीं है। लेकिन सी शार्प ने हमें ये जो ऐड का फंक्शन दिया था ये वर्चुअल था। अब हम इस फंक्शन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अब माई अरे लिस्ट में, ये जो ऐड का फंक्शन है इसको मॉडिफाई करने चलते हैं। पब्लिक, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ओवरराइट। जैसे ही मैं ओवरराइट करूँगा और स्पेस प्रिंट करूँगा तो वो सारे फंक्शन आ जाएंगे, ऐड रेंज, क्लियर, कंटेन्स, ठीक है, ये कैपेसिटी, ये सारे वो जो वर्चुअल थे वो सारे आ गए। मुझे ऐड का फंक्शन ढूंढना है, ये ऐड के फंक्शन को मैं ओवरराइट करना चाह रहा हूँ। मैंने सिर्फ सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो ऐड के अंदर कॉल हो गया बेस डॉट ऐड। इसका मतलब ये है कि इस ऐड की लॉजिक तो मुझे सारी नहीं पता, हो सकता है वो 100 लाइनों का कोड हो। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेस का मतलब है ये एरे लिस्ट का ऐड का फंक्शन ही मैंने अंदर कॉल कर लिया, मतलब अपने ऐड के फंक्शन को जो पेरेंट वाला है अपने फंक्शन से रैप कर लिया। लेकिन मैं ऐड जो वैल्यू मुझे देगा कोई बाहर से वो मैं लूँगा, और मैं पेरेंट में ऐड करने से पहले चेक कर लूँगा। मैं चेक करूँगा इफ़ दिस वैल्यू मीन्स के बेस से कहूँगा, पेरेंट से कहूँगा डॉट कंटेन्स, चेक करो ये जो नई वैल्यू आई है ये मौजूद है। अगर वो कहते हैं येस तो यहाँ से रिटर्न कर दो -1। इसका मतलब ये है कि भाई पहले से मौजूद है मैं नहीं ऐड करूँगा, ठीक है। अच्छा, अगर वो मौजूद नहीं है तो इफ़ में नहीं जाएगा और नीचे वो ऐड कर देगा बेस से, मीन्स के पेरेंट से कहेगा अब ऐड कर दो। जब तक ये कॉल नहीं होगा वैल्यू ऐड नहीं होगी। तो इसलिए ये कॉल तब होगा जब ये कंटेन्स फॉल्स रिटर्न करेगा, इसका मतलब वैल्यू पहले से नहीं है। अब हम जो हमारा प्रोग्राम था यही वाला जिसमें बार बार आ रही थी वैल्यूज, अब हम इसको रन करते हैं। कोई चेंज मेन में नहीं किया, ठीक है, सिर्फ उसमें हमने ऐड का फंक्शन ओवरराइड किया, मेन को कोई पता ही नहीं है। अब अगर आप देखें तो 78, 23 एक दफ़ा आया है, बाकी जितनी हमने अटैम्प्ट्स किए मेन में वो ज़ाया चली गई हैं, ठीक है। और सॉर्ट और वो बाकी सारे उसी तरह का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये अब हमने एक तो इसको देख लिया कि हमने डुप्लीकेट वैल्यू के लिए इसको ओवरराइड कर दिया है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली हम ना अपने इन फंक्शंस का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। मसलन अब जब मैं वैल्यू ऐड करता हूँ तो अपेंड होती जा रही है, जैसे 45 आ गया, फिर 78, 23, उस सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में वैल्यू मैंने ऐड किया। मैं चाहता हूँ कि ये जो माई अरे लिस्ट है इसमें जो ऐड का फंक्शन है ये वैल्यूज़ को, मसलन 45 को मैंने ऐड किया, फिर 75 को ऐड किया, 78 को ऐड किया, तो ये ऐड फ्रंट पे होती जाए। मतलब फ्रंट पे ऐड का मतलब ये है कि ये स्टैक वाला काम करे, ठीक है। तो मैं अपनी अरे लिस्ट को जो ऐड का फंक्शन है उसको स्टैक के तौर पे बिहेव करना चाह रहा हूँ, ताकि जब मैं वैल्यूज़ प्रिंट करूँ, जो मैं इस तरह से यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, वो जो लास्ट वैल्यू हो वो प्रिंट हो। तो इसका मतलब है कि मुझे बार बार जो वैल्यू है वो इंसर्ट करनी पड़ेगी इंडेक्स नंबर 0 पे। मतलब 45 को इंडेक्स नंबर 0 पे करूँगा, फिर 78 को इंडेक्स नंबर 0 पर करूँगा तो 45 आगे चला जाएगा,
एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो अगर मैं ये ऐड का फंक्शन जो मैंने लिखा है, इसकी लॉजिक ये कंटेन्स वाला काम तो कर ही करे, लेकिन जैसी वैल्यू मौजूद नहीं है तो उसको ऐड, बाहर तो हम ऐड कर रहे हैं रैपर को, लेकिन अंदर की लॉजिक वो ऐड ना करे। अंदर की लॉजिक मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसी को मैं दोबारा लिखता हूँ और कहता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंसर्ट, और इंसर्ट में इंडेक्स नंबर 0। अब जब भी वैल्यू आएगी वो इंडेक्स नंबर 0 पे इंसर्ट होगी, ठीक है। अब क्योंकि ये रिटर्न नहीं करता इंसर्ट, ये क्योंकि वो है क्या कहते हैं बूलियन, इसकी वाइड टाइप है, तो मैं जब भी वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ तो इंडेक्स नंबर 0 पे है। अब मैं इस फंक्शन से ऐड 0 का मतलब ये कि इंडेक्स नंबर 0 पे ऐड होगी है, अगर नहीं होती तो फिर -1। अब मैंने ऐड बाहर लोगों को दिखाया कि मैं ऐड कर रहा हूँ और अंदर मैं असल में इंसर्ट कर रहा हूँ और अपनी मर्जी से 0 इंडेक्स पे। इन 0 का मतलब है बिल्कुल शुरू में, ठीक है। तो अब जब आप 45, 78 ये वैल्यू ऐड करेंगे तो देखें प्रिंट कैसी होती हैं। अब देखें जो सबसे आखिर में मैंने 9 किया था ना वो पहले प्रिंट हुआ है, 45 जो पहले था वो सबसे एंड पे प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब है ये स्टैक के तौर पे हो गया ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला। ये तो हमने सॉर्ट किया ना बाद में, लेकिन जो एज इट इज़ वैल्यू थी वो अब स्टैक के तौर पर ट्रीट हो रही है, ठीक है। तो आप किसी भी फंक्शन को अपनी मर्जी के हिसाब से जिस तरह मर्जी करें मॉडिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम आगे चलते हैं तो हम लेट्स सपोज अब स्टैक की तरफ जाते हैं। अब हम स्टैक को भी इनहेरिट कर सकते हैं, मसलन मैंने कहा माई स्टैक की मैंने क्लास ले ली। अब ये लाजमी नहीं कि फंक्शन, अब मैं पुश, क्योंकि पुश का फंक्शन भी डुप्लीकेट वैल्यू ऐड करता था, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको अब स्टैक की तरफ लेके चलता हूँ, ये है जी मॉडिफाइड स्टैक। अब मैंने स्टैक लिया, स्टैक के अंदर मैंने कहा जी ए पुश कर दो, फिर एम पुश कर दो, जी डब्ल्यू, और अगर मैं इनको प्रिंट करता हूँ तो ये प्रिंट होगी। अब मैं पुश करता हूँ वी, ठीक है, और जैसे मैं m दोबारा पुश करता हूँ तो क्योंकि m मौजूद है तो ये m पुश करने से क्या होगा, m पुश करने से जब यहाँ पर आएगा तो ये चेक करेगा पहले। अब ये कंटेंट्स के साथ आप बेस लिखें या ना लिखें ये मर्जी है, ठीक है, क्योंकि पेरेंट का फंक्शन है तो आप बेस के बगैर भी कॉल कर सकते हैं। बेस तब लिखते हैं जब आप सेम फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं तो लोकल के पास भी, आपके पास भी है और पेरेंट के पास भी है, तो फिर डिस्टिंक्शन करने के लिए कि आप पेरेंट प्रायोरिटी देने के लिए पेरेंट का ही कॉल करें तो बेस डॉट, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये सेम नाम अगर आपके पास भी मौजूद है मीन्स कि इस चाइल्ड के पास, तो वो कॉल हो जाएगा। अब पुश का फंक्शन क्या करता है, वो देखता है जिस तरह ऐड का फंक्शन हमने देखा था, ऐड में अगर वो कंटेन कर रहा था तो वो रिटर्न -1 करता था, ऐड नहीं करता था इनफैक्ट। अब पुश में मैंने ये कहा है कि अगर स्टैक में कोई वैल्यू मौजूद है और मैं दोबारा सेम वैल्यू पुश कर रहा हूँ तो ये मुझे एक्सेप्शन थ्रो करे डुप्लीकेट वैल्यू का, ठीक है, पूरा प्रोग्राम ही क्रैश कर दें। तो इसलिए मैंने इसको ट्राई कैच में डाला है। इसका मतलब है कि ये पुश का फंक्शन गड़बड़ करेगा अगर मैं डुप्लीकेट वैल्यू दूंगा। अब इसको मैंने क्यों ट्राई कैच में नहीं लिखा, मुझे पता है वी नहीं मौजूद था, मैंने जानबूझ के एम दिया है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और इसको भी कमेंट कर दूं, इसको भी और इसको भी, तो ये जो पुश का फंक्शन है इस लाइन पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा। देखते हैं क्या, ये पहले हम मॉडिफाइड स्टैक को कॉल करते हैं, इसको भी कमेंट कर दो, सॉरी। अब ये देखें जैसी स्टैक पुश करने आया है m को, ये देखें कमेंट में, ये जो आपको टूल टिप में नज़र आ रहा है, m को जैसे ही ऐड करने आया है तो इसको मिल गया m, तो साथ ही इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम जब क्योंकि हैंडल नहीं हुई थी तो एक्सेप्शन थ्रो पे क्रैश हो गया। अगर मैं इस एक्सेप्शन को हैंडल करूँ तो ट्राई कैच के अंदर, तो अब जैसे ही m को पुश करेगा तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा और सीधा इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें इसने कहा डुप्लीकेट वैल्यू, क्योंकि मैंने m दोबारा स्टैक के अंदर पुश करने की कोशिश की है। तो अगर आप देखें तो स्टैक के अंदर हम ये पुश का फंक्शन नॉर्मली पुराने स्टैक में डुप्लीकेट पुश कर देता था, अब हमने यहाँ ओवरराइट किया है स्टैक को, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट में पीक है, अगर हम इसको ओवरराइट करना चाह रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं, मसलन आप एक से ज़्यादा फंक्शन भी ओवरराइट कर सकते हैं, सही है।
पब्लिक ओवरराइड, सपोज करें आप क्लियर का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास है लेट्स सपोज पॉप का फंक्शन है। मैं कहता हूँ कि जब भी मैं पॉप कॉल करूँ तो ये जो है ना 2 वैल्यू कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहली वैल्यू पॉप करके दूसरी भी पॉप कर दें, 2 दफ़ा पॉप कॉल कर लें, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 वैल्यू पॉप कर देगा और एक आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने बहुत सारे फंक्शंस को ओवरराइड कर सकते हैं। सिमिलरली हम क्यू पे चलते हैं। एग्जैक्टली क्यू भी ऐसे ही है, क्योंकि सारे फंक्शन वर्चुअल हैं इनके, तो इसलिए अगर आप किसी भी फंक्शन को करेंगे, ठीक है, जब आप लिखते हैं ना पब्लिक ओवरराइड, तो आपको यहाँ जितने फंक्शन मिल रहे हैं आप इनमें से किसी एक फंक्शन को भी अपनी मर्जी के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं कोड को। अब हमने क्यू के अंदर एनक्यू के फंक्शन को भी इसी तरह डुप्लीकेट वैल्यू के हिसाब से चेक किया कि अगर आप वैल्यू एनक्यू कर रहे हैं, इसके स्टैक की तरह क्यू में पुश कर रहे हैं, तो वो अगर ऑलरेडी मौजूद है तो ना करें, अगर नहीं है तो फिर वैल्यू एनक्यू कर दें, ठीक है। तो यहाँ जो हमने क्यू का लिया है मॉडिफाइड क्यू, इसमें माई क्यू का ले लिया और इसी तरह हमने वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं। बाकी सारे फंक्शंस वही हैं। अगर आप इसकी फंक्शनलिटी को चेंज करना चाह रहे हैं तो हमने असल में ओवरराइड करना है उसको। अच्छा, अब हैश टेबल पे चलते हैं। हम अब हैश टेबल की अपनी एक क्लास बना लेते हैं। मसलन मैं कहता हूँ माई हैश टेबल, मैंने यहाँ पर बनाया माई हैश टेबल। माई हैश टेबल की क्लास में ये जो ऐड का फंक्शन है, पहले मैं इसको हैश टेबल से कर लूँ। अच्छा, ये पहले डॉट कलेक्शन और फिर हैश टेबल। इसमें मेरे पास जो ऐड का फंक्शन है मैं इसको ओवरराइड करना चाह रहा हूँ। वैसे देखें, ऐड के फंक्शन में जब आप डुप्लीकेट की देते हैं तो ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। मैं चाहता हूँ कि एक्सेप्शन ना थ्रो करे, जिस तरह पिछले में क्रैश हो जाता था प्रोग्राम। मैं यहाँ पर चेक लगाता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ बेस डॉट कंटेन्स की, और अगर ये की जो मैं ऐड करंट फंक्शन को दे रहा हूँ ये पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर आपको एक एरर मैसेज दे दे कि जी ये जो मैं की दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ इज़, इसको कहता हूँ ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, ठीक है, और इसको ये की दे देता हूँ और कुछ और नहीं करना चाह रहा, सिर्फ जो है ये मैसेज दे दे और यहीं से वापस चला जाए, दैट्स इट। अब हम आते हैं मेन प्रोग्राम में और हम ले लेते हैं मैं कोड लिख देता हूँ मॉडिफाइड हैश टेबल डेमो। इसमें मैंने var ht = न्यू माई हैश टेबल, ठीक है, और अब मैं कहता हूँ ht.add और मैं की दे देता हूँ 100 कॉमा और कह देता हूँ नासिर, ऐड कर देगा। ht.add 200 कॉमा हसन, फिर कहता हूँ ht.add 100 मुज़म्मिल, फिर कहता हूँ ht.add 300 हारिस, ht.add फिर 300 जानबूझ के, ठीक है, अली। और अब मैं इनको प्रिंट करता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर ईच vrk in ht.keys और कंसोल राइट कर देता हूँ, यहाँ पर करता हूँ की कॉलन वैल्यू, यहाँ के प्रिंट करता हूँ कॉमा, इसको कर देता हूँ स्मॉल, यहाँ के प्रिंट किया कॉमा ht ऑफ के, ठीक है, और इसको हम चेक कर लेते हैं।
अब मैंने जानबूझ के ये डुप्लीकेट दिए हैं कीज़, जो पिछली दफ़ा हमने देखा था वो क्रैश हो रहा था हैश टेबल का। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने जानबूझ के यहाँ पर एक वैल्यू डुप्लीकेट की थी, ये 3, ये वाली, तो इस पर क्रैश हुआ था, फिर इसलिए मैंने इफ़ की कंडीशन लगा दी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ मॉडिफाइड हैश। अच्छा ये देखिए 100 पहले थी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट, 300 ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब क्रैश नहीं हुआ प्रोग्राम आपका, ठीक है। अगर आप क्रैश करना चाह रहे हैं तो लेट्स सपोज जिस तरह पहले हो रहा था, तो मैं क्या देता हूँ कि ये जो है पेरेंट वाली लॉजिक इम्प्लीमेंट करो। मतलब जो ऐड पेरेंट करता है वही आंखें बंद करके, मतलब ऐड के फंक्शन को ओवरराइड किया लेकिन एज इट इज़ जैसे पेरेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होता है। ये अब जैसे ही ये ऐड करने आया तो क्रैश हो गया। किस पे ऐड करने आया? 100 पे, क्योंकि 100 पहले ऐड था, और दूसरा 100 जब वो मुजम्मिल के लिए आया, ठीक है, ये पहले 100 नासिर हो चुका है, दूसरा जब मुजम्मिल के लिए आता है तो वो क्रैश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐड का फंक्शन का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है यही कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है, और इसने किया भी वही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यार ये जो है ना अगर मौजूद है तो चुप करके स्किप कर दो तो और मैसेज दे दो, तो फिर ये वाला काम अब हमने लॉजिक चेंज कर दिया, ठीक है। इसी तरह आप इसके मज़ीद और फंक्शंस भी कर सकते हैं, और सॉर्टेड लिस्ट भी इसी तरह आप उसके जो मर्ज़ी फंक्शंस को मॉडिफाई करना चाहें कर सकते हैं। तो आज तक हमारा कलेक्शंस की क्लासेस का और फिर इनकी अपनी मर्ज़ी से मॉडिफिकेशन ये हमने देख लिया। अच्छा, आज की जो असाइनमेंट है वो आपने जो सा है यही इनहेरिटेंस से रेलिवेंट है जो हमने ओवरराइट किए हैं क्लासेस। सबसे पहले अगर आपने देखा हो तो अभी मैंने अरे लिस्ट की क्लास ओवरराइट करके दिखाई थी, उसमें ऐड का फंक्शन ओवरराइट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे रिक्वायर किया जा रहा है कि आपने अरे लिस्ट की क्लास को इनहेरिट करना है जैसे हमने किया है पहले, और फिर रिमूव के फंक्शन को ओवरराइट करना है। अब ऐड के फंक्शन को आपने ओवरराइट नहीं करना है इस एग्जांपल में, वरना फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो मैं फंक्शनलिटी चाह रहा हूँ वो नहीं होगी। आपने सिनेरियो क्या बनाना है? आपने रिमूव के फंक्शन को एक तो ओवरराइट करना है। कैसे? ऐसे कि जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है रिमूव के फंक्शन का वो हमेशा फर्स्ट अकरेंस रिमूव करता है, ठीक है। आपने ऐसे करना है कि लास्ट अकरेंस को रिमूव करेगा, और ये तब होगा जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, वरना नॉर्मली ये रिमूव फंक्शन जो है वो तो जब एक वैल्यू है तो उसी को रिमूव करेगा। मसलन आप सपोज़ कर लें कि मैंने एरे लिस्ट है, उसके अंदर वैल्यूज़ ऐड की हैं 1 2 3, फिर मैंने वैल्यू ऐड की 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर अब 1 2 3 1 2 3 बार बार रिपीट करता जा रहा हूँ। मसलन मैं कहता हूँ मेरे पास एरे लिस्ट में ये वैल्यूज़ हैं 1 2 3, फिर मेरे पास है 1 2 3, फिर है 3 4, फिर 3, फिर 5, फिर 3, फिर 6 7 8। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जी रिमूव के फंक्शन को मैं कहता हूँ रिमूव 3, तो सिंपल रिमूव का जो है वो यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ 3 मिलेगा, वो इसको उठा के रिमूव करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो रिमूव का फंक्शन है ये जब रिमूव करना स्टार्ट करेगा तो वो इस 3 को नहीं करेगा, वो इसको देखेगा, नेक्स्ट 3 देखेगा, नेक्स्ट 3 देखेगा, नेक्स्ट। अब इसको कौन सा 3 आखिर में मिला? बिल्कुल आखिर में ये 3 मिला, तो वो इसको रिमूव कर दें, ठीक है। अब ये सोचना है आपने कैसे करना। यू आर रिक्वायर्ड टू इनहेरिट सॉर्टेड लिस्ट क्लास। यहाँ मैंने आपको चॉइस दे दी है, आपने इनहेरिट करना है सॉर्टेड लिस्ट को और अपनी मर्जी के कोई से 3 फंक्शन ओवरराइट कर दें, ठीक है। अगर आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं तो इसमें आप रिमूव का फंक्शन ओवरराइट कर दें, ठीक है, और रिमूव के फंक्शन में अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू दें, और जिस तरह इसमें लास्ट अकरेंस को किए उसमें ऑल अकरेंसेस को रिमूव कर दें, ठीक है। ये आप पे मर्ज़ी, आप कोई से 3 अपनी मर्ज़ी से कर दें।